स्टूडेंट वेलकम टू नेट कैकाजी कक्षा पोर्टल। मैं अनुराग शर्मा इस पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे राम मनोहर लोहिया की। जब भी हम लोहिया की बात करते हैं तो भारत की पूरी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी फेज हम लोग इसको समझ सकते हैं, वो हमारे सामने आता है। देखिए, जब मैं इनको एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा हूं तो मेरा मतलब इस बात से नहीं है कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को लीड किया करते थे या उससे जुड़े हुए थे, पर बात यह है कि इनके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे कुछ चीजों को लेके। लोहिया अपने पूरे जीवन काल में जिन विचारों पर चलते रहे वो इन्फ्लुएंस थे गांधी जी से, उनकी खुद की जो देशभक्ति थी उससे, कार्ल मार्क्स के विचारों से, और साथ ही जो सोशलिज्म थी उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और अपने पूरे समय के अंदर, अपने पूरे जीवन काल में सोशलिज्म की क्या बेस्ट डेफिनेशन हो सकती है, किस तरह से बेस्ट तरीके से सोशलिज्म एशिया के अंदर स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई की जा सकती है, उसके ऊपर लोहिया ने अपने विचार रखे। 23 मार्च 1910 को अकबरपुर फैजाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता हीरालाल एक हार्डवेयर मर्चेंट थे, माता चंदा देवी। बचपन से ही लोहिया ने जिस प्रकार के माहौल में अपना जीवन बिताया, स्पेशली अगर मैं बात करूं उनके पिता हीरालाल की, तो वो अपने समय में बहुत सारे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी, इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी, उसके साथ जुड़े रहते थे, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ऐसा कहा जाता है कि लोहिया को गांधी जी से मिलाने के लिए भी वो एक बार लेके गए थे, दिखाने के लिए गांधी जी को उनकी स्पीचेस सुनाने के लिए। तो लोहिया के ऊपर गांधी जी के विचारों का बहुत इफेक्ट था। अपने बचपन से ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में लोहिया जुड़ने लगे थे। 1920 के अंदर जब देहांत होता है उस समय तिलक जी का, तो उस समय लोहिया जो है एक दिन का सुबह मॉर्निंग में एक शटडाउन छोटा सा ऑर्गेनाइज करते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, तिलक को एक विदाई देने के तौर पर। और आप इन बातों से समझ सकते हैं कि लोहिया का जो बचपन था, महज 10 साल की उम्र में लोहिया जो है इस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ने लगे थे। आगे समय बीतता गया, लोहिया की पढ़ाई बहुत अलग अलग जगह हुई। उनकी पढ़ाई उस समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनके पिता मार्चेंट थे तो इधर उधर घूमते रहते थे, तो इनकी पढ़ाई के जो है 3 अलग अलग केंद्र रहे। शुरुआती तौर पर इनकी पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो मैं महाराष्ट्र से बात करूंगा। महाराष्ट्र में इनकी पढ़ाई हुई, उसके अलावा कोलकाता में इन्होंने अपनी पढ़ाई को किया, और बनारस के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई को किया। बनारस में जिस समय ये थे वहीं से इन्होंने बीए की डिग्री पूरी करी और ग्रेजुएट हो गए 1929 के अंदर। अब लोहिया के जीवन के ऊपर अगर नजर डाले बड़े तौर पर, और इनकी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को अगर मैं देखूं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को देखूं, तो वो थोड़ी मिली जुली नजर हमें आती है। जहां एक तरफ लोहिया गांधी जी को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, गांधी जी के आदर्शों पे चलना चाहते हैं, गांधी जी को अपने समय में जिस तरह से लोहिया काउंट करते हैं, उनसे फॉलो करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। परंतु लोहिया की जिंदगी में एक बड़ा फेज तब आता है जब लोहिया बर्लिन चले जाते हैं अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए, अपनी पीएचडी को करने के लिए। बर्लिन में रहते हुए ये अपनी पीएचडी को कंप्लीट करते हैं। इनका पीएचडी टॉपिक जो होता है बर्लिन के अंदर, दैट वाज सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, जिसको ये पूरा करते हैं। और उसके बाद ये भारत आते हैं। जब लोहिया भारत आते हैं, और भारत आने से पहले का जो इनका समय था, उस बीच लोहिया की एक्टिविटीज काफी ज्यादा वाइड हो जाती हैं, स्पेशली जब ये भारत को समझना चाहते हैं बड़े तौर पर। तो जिस समय ये बर्लिन में थे और उसके बाद का जो समय रहा, इस समय इन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की। ये बर्लिन में रहते हुए भी बड़े तौर पर जो भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसको फोकस किया करते थे। गांधी जी क्या बातें कर रहे हैं, कांग्रेस किस प्रकार की विचारधारा चला रही है, साथ ही किस प्रकार से कम्युनिज्म और सोशलिज्म वर्क कर रहा है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर ये ध्यान दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन की जो समिट्स हुआ करते थे, इन्होंने जाके समिट्स को भी अटेंड किया है, देखने की, समझने की कोशिश की है कि क्या वहां चल रहा है। साथ ही लीग ऑफ नेशन को जब भारत से बीकानेर के जो राजा हैं वो प्रेजेंट करने गए थे, तो लोहिया ने उसका विरोध जताया था चिट्ठियां लिख के कि इस रिप्रेजेंटेशन को हम सही नहीं मानते हैं। जब लोहिया भारत आते हैं तो उनकी एक्टिविटीज की वजह से, उनके इस स्वभाव की वजह से, रेवोल्यूशनरी स्वभाव की वजह से, बहुत सारे लीडर्स उनको जो है फॉलो करने लग जाते हैं, फोकस करने लग जाते हैं। आगे चल के लोहिया कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद लोहिया कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक सोशलिस्ट विचारधारा को जन्म देते हैं। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा को अगर हम समझें और कांग्रेस के पूरे कार्यकाल को अगर हम समझे, जो आजादी से पहले का कार्यकाल रहा, समय रहा, वो 3 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। पहला वो समय था जब गांधी जी नहीं आए थे। गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस एक अलग ही विचारधारा को फॉलो करती थी। आप कह सकते हो कि ओकेजनली राष्ट्रवाद उनके अंदर जागा करता था। सिर्फ जब सेमिनार्स हुआ करते थे या कोई सेशन हुआ करता था, तभी उनको राष्ट्रवादी जो विचार हैं वो जागते थे। उसके बाद गांधी जी जब आए तो जन जन की पार्टी कांग्रेस बन गई, हर कोई कांग्रेस के साथ जुड़ गया। बड़े तौर पर बहुत सारे उस समय के लीडर कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस को छोड़ा भी, क्रिटिसाइज भी किया, फॉलो किया कांग्रेस को। गांधी जी को बहुत लोग माना करते थे। अब यहाँ पर ना ये विचारधारा जो थी, जब गांधी जी जिस समय थे, उस समय भले ही लोग गांधी जी से
सहमत थे या नहीं थे, परंतु उनसे प्रभावित जरूर थे। हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो गांधी जी का प्रभाव, गांधी जी के होने को भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट माना करते थे उस समय में। तो लोहिया के ऊपर इन सारी बातों का बहुत ज्यादा असर था। हुआ ये कि 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो फिर एकदम से कांग्रेस ने गांधी जी के सारे विचारों को छोड़ दिया। अब लोहिया इस चीज को समझ रहे थे और देख भी रहे थे। 1948 में गांधी जी की डेथ हो गई। एक इंसिडेंट यहां पर आता है कि लोहिया और गांधी जी की जो एक तरह से आप कह सकते हैं संबंध जो था वो बहुत स्ट्रांग था, और लोहिया जिसे गांधी जी लगातार बातें किया करते थे बहुत सारे मुद्दों पे। एक छोटा सा इंसिडेंट जो था कि गांधी जी ने एक बार लोहिया को बुलाया और कहा कि मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। जिस प्रकार का भारत हम चाहते थे, मुझे नहीं लगता कि उस तरह के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, या आने वाले समय में किस प्रकार से इस देश की राजनीति चलनी चाहिए, उस पर कुछ विचार करना चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। तो 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों ने कोशिश की कि मिलें, तो दोनों मिल नहीं पाए। और जिस दिन फाइनली गांधी जी ने उनको कहा कि आज हम मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं, 30 जनवरी 1948 को उसी दिन नथुराम गॉडसे ने गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया, और ये मुलाकात कभी पूरी नहीं हो पाई। गांधी जी के जाने के बाद नो डाउट कि लोहिया को एक व्यक्तिगत आघात जरूर पहुंचा था उस चीज से, और इमोशनली वो बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुए थे उस चीज की वजह से। पर उसके बाद लोहिया को ये समझ में आया कि क्योंकि कांग्रेस गांधी जी के विचारों पे नहीं चल रही है, तो ये सही समय है जब कांग्रेस को छोड़ा जाए और अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो बाकी का जो समय काल रहा लोहिया का 1966 तक, जब तक वो जिए, किस प्रकार से सोशलिस्ट ग्रुप से वो जुड़े रहे, कांग्रेस का विरोध करने वाले, कांग्रेस से हटके, लोहिया वो पहले व्यक्ति थे उस समय में जिसका बड़े तौर पर अपने राजनीतिक जीवन में उनको घाटे भी झेलने पड़े। जब हम लोहिया की जीवनी को डिस्कस करते हैं तो हमें समझ में आता है किस तरह पार्लियामेंट तक पहुंचने का उनका सफर इतना टफ हो गया था। नेहरू जी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत उन्होंने की थी फूलपुर विधानसभा सीट से, जहां पर वो हारे भी थे, परंतु मार्जिन इतना कम था। अगर नेहरू की मैं बात करूं तो 1 लाख कुछ वोटों से वो जीते थे, जबकि लोहिया के पास 90,000 से ज्यादा वोट्स थी, तो मार्जिन बहुत कम था। ठीक है, परंतु वो जीत हारे, और हारे भरे वो, पर उन्होंने नेहरू जी से जब बातें की और समझा इस चीज को, तो लोहिया जी साफ सीधे तौर पर बोला करते थे कि मैं जानता था कि मैं हार जाऊंगा, परंतु मौजूदा सरकार को जो एक छत्र राज चला रही है, जहां पर कोई विरोध ही नहीं है, इस सरकार का विरोध करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इस प्रकार का राज होगा तो ये टायरानी जैसा हो जाएगा, जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। तो स्टूडेंट, आइए अब लोहिया के जो पॉलिटिकल करियर रहा और उनके जीवन के कुछ जो अलग अलग हिस्से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, लोहिया की तरह ही बाकी थिंकर्स के ऊपर भी कंटिन्यूस वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए लोहिया के जीवन के ऊपर। आप लोहिया की न्यू सोशलिज्म से क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं। साथ ही वो सभी बच्चे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नेट क्रैकर्स के ऑनलाइन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे पोस्टल मटेरियल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पूरे इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल है, आप उनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, लोहिया की लाइफ में एक बड़ा बदलाव जब आता है जब वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद लोहिया अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाना शुरू करते हैं, और ऐसे में उनको साथ मिलता है बहुत सारे एक्टिविस्ट का, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, अछूत बनर्जी, मीनू मसानी, ये सब उनके साथ जुड़ जाते हैं, अशोक मेहता, और फाइनली कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है फॉर्मेशन रखी जाती है। और यहां से जो लोहिया हैं वो एक लीडिंग रोल में आ जाते हैं सोशलिस्ट ग्रुप के। ऑल्दो कांग्रेस की विचारधारा में सोशलिस्ट विचारधारा जो थी एक बिल्कुल अलग फ्रेम था, और ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर बड़े लीडर जो थे सोशलिस्ट विचारधारा को, आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं किया करते थे। जहां तक कि नेहरू जी की मैं अगर बात करूं तो वो सीधे तौर पर इस आइडियोलॉजी को कभी सपोर्ट नहीं उन्होंने किया, परंतु वो लोहिया और उनके कामों को बहुत सराहा करते थे। इसलिए कांग्रेस का जब एक फॉरेन डिपार्टमेंट बनाया गया तो उसके प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर लोहिया का नाम नेहरू ने सजेस्ट किया, और लोहिया को यह जिम्मेदारी दी गई। यहां लोहिया के जीवन काल पे थोड़ी और नजर डालते हैं। 1940 का वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी, और लोहिया बड़े तौर पर एंटी वॉर स्पीचेस को लिख रहे थे, बिकॉज इंडिया को जिस तरह से इस वॉर में इन्वॉल्व किया जा रहा था, लोहिया साफ साफ इसके खिलाफ थे, और एंटी वॉर स्पीचेस के चलते लोहिया को वहां पर अरेस्ट भी किया था, जेल उनको जाना पड़ा। फिर 1942 पे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय लोहिया बड़े तौर पर रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, जिसके लिए ब्रिटिशर्स उनके पीछे पड़ गए। 1944 में लोहिया को अरेस्ट किया गया, उनको जेल ले जाया गया और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। फिर 1946 में लोहिया आजाद होते हैं। भारत अब अपनी आजादी की ओर है, फाइनली आगे समय बढ़ता है।
1948 आते आते जब गांधी जी और नेहरू के बीच का जो अब तक संबंध जो है, यहां पर भी एक नजर आपको डालना पड़ेगा। एक समय ऐसा आया था जब मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज को लेके और जो सेल्फ रूल का आइडिया है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो बातें होती थी, वो सब बहस इंडिया में बहुत ज्यादा थी। देखिए, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नेहरू जी दे चुके थे पहले ही। वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी, उसमें कहा गया था कि किस तरह से कॉलोनियल इकोनॉमी को क्रिएट किया गया। मैं कॉलोनियल इकोनॉमी के ऊपर पहले भी कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूं। देखिए, होता ऐसा है कि जब किसी भी देश को कॉलोनाइज किया जाता है, अपने अधीन किया जाता है, तो शुरुआत पहले ये होती है कि आप उस देश में जाइए, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कीजिए, धीरे धीरे मोनोपोली कीजिए बिजनेस पे, और फिर वहां की जो रूलिंग पावर है, रूलिंग एलिट्स है, या तो उनको अपने अधीन कर लीजिए कोई लालच देके, या तो मिलिट्री इंटरवेंशन कराइए और उस जगह को जीत लीजिए। तो ब्रिटिशर्स ने यही किया था। हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो भारत ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनमें दुनिया में नंबर 1 था, पर जब ब्रिटिशर्स गए तो भारत इंपोर्ट करने लगा था उन चीजों को। जैसे कि अगर मैं बात करूं जूट की, जिस समय ब्रिटिशर्स आए थे, भारत दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। जब ब्रिटिशर्स गए तो हम इंपोर्टर बन के रह गए, ठीक है, कॉटन के, जूट के। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जितनी भी वेल्थ थी भारत से सारी निकाल ली। अमिया बकीची की एक किताब है जिसमें वो लिखते हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉलोनिज्म, और वो बताती है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा। ट्रेन वगैरह जितनी भी व्यवस्थाएं भारत में लाई गई, वो सब इसीलिए लाई गई ताकि इंडिया का जो पैसा है, इंडिया का जो धन है, चाहे वो रॉ मटेरियल की मैं बात करूं या बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से भारत से बाहर ले जाया जाए। क्वीन विक्टोरिया के ताज में भारत का कोहिनूर, ये तो आपने सुना ही है बहुत बार, पर इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है और यहां से गई। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारी कलाकृतियां, बहुत सारी पेंटिंग, यहां तक कि एक बड़ा फैक्ट मैं आपको लोगों को बताता हूं, जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो लगभग 40,000 ऐसे अलग अलग साइंटिफिक मेथड थे या रिसर्च प्रोजेक्ट थे जो भारत के पास थे। अब मैं रिसर्च प्रोजेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये एंशिएंट टाइम से चलती हुई आई रिसर्च थी जिसको हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने किया था। पर जब ब्रिटिशर्स भारत से गए तो महज 1600 पैटर्न भारत के नाम रह गए, बाकी सारे ब्रिटिशर्स ने अपने नाम करा लिए। यहां तक कि हमारी हल्दी, तुलसी, नीम, पीपल, इन सबको भी ब्रिटिशर्स ने पैटर्न करा लिया। तो इस तरह से ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी वो बहुत ज्यादा हावी थी। गांधी जी ये माना करते थे कि अगर भारत की इकोनॉमी को मजबूत करना है, भारत के लोगों को मजबूत करना है, तो चरखे का इस्तेमाल कराओ, छोटी इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्टैब्लिश करो, विलेज इकोनॉमी के विचार वो दिया करते थे। देखिए, उस समय में गांधी जी भी अपने समय में बहुत सारे लोगों से प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय की किताबों का जिक्र गांधी जी किया करते थे, भगवत गीता जी का कॉन्टेक्स्ट लिया करते थे। तो गांधी जी कहा करते थे कि इंडियन इकोनॉमी को मजबूत कीजिए, विलेज लेवल पे जो इकोनॉमिकल सिस्टम है हम उनकी बात करेंगे। इंडियन विलेज इकोनॉमी एक समय में इतनी सेल्फ सफिशिएंट थी कि छोटे छोटे विलेज बड़े बड़े शहरों से कई 100 किलोमीटर दूर बहुत आराम से सस्टेन किया करते थे। गांधी जी इस चीज पे फोकस करते थे। नेहरू जी को लगता था कि मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, बड़ी मशीनरी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर भारत को कंपीट करना है आने वाले समय में। दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, पर इस मॉडर्नाइजेशन और एंशिएंट टेक्नोलॉजी के जो एक गैप था उसने गांधी और नेहरू को भी बीच में अलग किया था। ऑल्दो 1943 आते आते गांधी जी ने नेहरू को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर घोषित कर दिया, परंतु लोहिया जैसे चिंतक जो थे, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को और उनके विचारों को बहुत माना करते थे, वो इस बात से खुश नहीं थे। वो इसको कैपिटलिज्म की अप्रोच बोला करते थे और वो इसको मानने से मना करते थे। यहां तक कि लोहिया सोशलिज्म को जब अप्लाई करने की बात करते हैं तो उस फॉर्म में सोशलिज्म जैसी वो है वैसे अप्लाई नहीं करना चाहते। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी आज आप पढ़ने बैठते हैं, चाहे आप आइडियलिज्म को पढ़ें, चाहे आप रियलिज्म को पढ़ें, चाहे आप लिबरलिज्म को पढ़ें, या आप सोशलिज्म, कम्युनिज्म को पढ़ें, फेमिनिज्म भी, यहां तक कि ये सारी थ्योरी यूरोप की देन है। भारत में इनमें से कोई भी थ्योरी ने जन्म नहीं लिया। सारी की सारी थ्योरीज बाहर से आती हैं। जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं साफ साफ बोलता हूं कि जब तक आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को नहीं पढ़ा, आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप हमेशा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पहले पढ़ें। तो ये हुआ ये कि भारत में जब ये थ्योरी आई, सोशलिज्म की बात हुई, तो लोहिया ने सीधे तौर पर बोला, हम कार्ल मार्क्स का एक कोट भी मैं दोहराना चाहूंगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोशलिज्म ऐसी टोपी है जो हर कोई पहनना चाहता है और हर किसी के सिर पर आते आते सोशलिज्म की शेप ही बिगड़ चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। साइंटिफिक सोशलिज्म को प्रोपाउंड करके जाते हैं कार्ल मार्क्स। वहीं लोहिया जब सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो इसको भारत के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं। कहते हैं ब्रिटिशर्स का बहुत इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है, एजुकेशन पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लेके आए,
तो पूरी की पूरी इंग्लिश में हर चीज कर दी। ठीक है, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, परंतु भारत की मातृभाषा कहाँ है, हमारी नेटिव लैंग्वेजेस तो खत्म हो गई, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या एक फेज आया, तो लोहिया इसका विरोध करते हैं और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि मैं इस नई धारा को, इस नई विचारधारा को तब तक नहीं मानूंगा जब तक भारत के हिसाब से मैं इसको मोल्ड ना कर लूं। देखिए, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि अगर आप बात करेंगे मिड 80s 50 की, अगर मैं बात करूं मिड 80-50 से लेकर और 1950 तक का जो दौर रहा, लगभग 100 सालों का समय, तो भारत में हजारों लाखों इंटेलेक्चुअल्स निकले जो कि ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम से होके निकले, और जिसका असर ये हुआ कि उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उनके जो भाव थे, वो सब ब्रिटिशर्स के हिसाब से बदल गए। क्या कहा था मैक्यूले ने कि ऐसा सिस्टम देके जाएंगे कि सिर्फ ब्लड से आप और अपने स्किन के कलर से भारतीय रह जाओगे, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका सब ब्रिटिश जैसा होगा, और वही होने लगा था। लोहिया ने इस चीज का विरोध किया, कहा सोशलिज्म को भारत लाना चाहता हूं, अप्लाई कराना चाहता हूं, परंतु ऐसे नहीं जैसे यूरोपियंस ने करा अपने यहां पर, क्योंकि उनके यहां तो फर्क है ना। अब लिबरलिज्म की उदाहरण ले लीजिए, गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं जॉन लॉक को, क्या कहते हैं, जिस समय तुम अपने देश में लिबरलिज्म की बात कर रहे हो, वहीं पे तुम्हारा देश भारत को अधीन करके बैठा है। ठीक है, 17वीं शताब्दी का समय अगर मैं देखूं तो, ठीक है, तो आप इस फर्क को समझिए कि किस प्रकार से ये एक बड़ा डिफरेंसेस आ रहे थे। 16वीं 17वीं शताब्दी का समय जब लिबरलिज्म की बातें हो रही हैं, आइडियलिज्म की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ब्रिटेन ही पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है। तो एक तरह से दोहरे मापदंड हो गए कि हमारे लिए कुछ और, तुम्हारे लिए कुछ और। वहीं पे अगर सोशलिज्म की बात करूं तो जितने पॉलिटिकल थिंकर्स आए यूरोप के अंदर, उनके लिए सोशलिज्म उनके नेटिव एरियाज से थी, वो पूरे दुनिया को फ्रेम करके नहीं रखते थे। मार्क्स की भी बुराई करते हैं और कहते हैं कि मार्क्स का हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन गलत है। मार्क्स के लिए हिस्ट्री का मतलब है यूरोप की हिस्ट्री, उनके समाज की हिस्ट्री, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा मतभेद लोहिया ने पैदा कर दिया था और एक नई चेतना को जगाया था। देखिए, आप जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे, मैं लोहिया को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोहिया एक प्योर इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने किसी भी थ्योरी को सीधे तौर पर नहीं माना। गांधी जी की भी अगर मैं बात करूं तो आप गांधी जी के जितने भी विचार पढ़ेंगे, चाहे वो अहिंसा का विचार है, सत्याग्रह का विचार है, कोई भी ऐसा आइडिया है, वो गांधी जी का खुद का ओरिजिन वाला आइडिया नहीं है, उसको खुद से गांधी जी ने पैदा नहीं किया। अहिंसा तो सनातन धर्म का एक बहुत मूल रहा है। गांधी जी ने उन्हीं विचारों को उठाया, कंबाइंड किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर ऐड कर दिया, और देखिए फिर क्या हुआ। नॉन वायलेंस की थ्योरी, जो बहुत पुरानी थ्योरी थी, वो किस तरह से निखर के हमारे सामने आई। ठीक है ना, एक पुरानी जो है कोट गांधी जी के लिए बोला जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो किस तरह से अंग्रेजों के सामने लाठी लेके गांधी जी खड़े हो गए। तो ये वो सारे विचार थे जो पहले से इनहेरिटेड थे और गांधी जी ने उनको आगे बढ़ाया। पर लोहिया ने किसी भी विचार को एज इट इज नहीं पिक किया। उन्होंने हर एक विचार जिस पे भी बात की, उसको अपने हिसाब से मॉडर्न टाइम में जो भारतीय समाज में अप्लाई हो सकता है उसके हिसाब से बदला। और ये कैसा भारतीय समाज है जो कि अराजकता के अंदर घिरा हुआ है। देखिए, एजुकेटेड नहीं है हम लोग, ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। जो लोग एजुकेटेड हैं वो आपके साथ नहीं है, वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, पैसा हमारा सब ब्रिटिशर्स लूट चुके हैं, हमारे पास बचा ही क्या है लड़ने के लिए। तो गांधी जी जिन तरह के विचारों को रखते थे, लोहिया उसको कहते थे कि मैं नींव रखूंगा इन विचारों पे, पर बनाऊंगा न्यू सोशलिज्म को। तो ये एक ऐसा फेज था जब गांधी जी के विचारों को लेते हुए लोहिया आगे बढ़ रहे हैं, और नेहरू और लोहिया के बीच का जो संबंध है वो बहुत ज्यादा तीखा हो जाता है। ऐसा समय भी आता है जब 1948 के समय लोहिया अपने फॉलोवर्स के साथ कहते हैं कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते, यहां पर जो भी था हमारा वो सब पूरा हो चुका। 1952 आते आते ये अलायंस पूरी तरह से टूट जाता है। सोशलिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस की, सोशलिस्ट ग्रुप जो है कांग्रेस को पूरी तरह से छोड़ देता है, और आगे चल के लोहिया प्रजा पार्टी के साथ मिल जाते हैं, मर्ज कर लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी को। ऑल्दो अपनी सोशलिस्ट पार्टी की भी नहीं रखते हैं, पर बाद में इसको प्रजा पार्टी के साथ जो है मर्ज कर लेते हैं। पर्पज यही होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े सोशलिज्म की। स्टूडेंट, यहां पर हमें लोहिया के इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए, उनकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को समझना चाहिए। देखिए, जब भी बात होती है सोशलिज्म की, या मैं बात करूं कम्युनिज्म की या मार्क्सिज्म की, तो ये तीनों थ्योरी हमें एक दूसरे से मिलती जुलती नजर आती है। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, उनके आने से पहले भी सोशलिज्म जमाने में थी, समाज में एग्जिस्ट करती थी। कार्ल मार्क्स भी सोशलिज्म को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स को रेज किया करते थे, पर जब लोहिया कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कार्ल मार्क्स सोशलिज्म को समझाना चाहते हैं, तो लोहिया का जो खुद का एक एक्सपीरियंस है। देखिए, लोहिया जब बर्लिन में थे, जिस समय में वो अपनी स्टडीज बर्लिन में कर रहे थे पीएचडी की, लोहिया ने बहुत चीजों को पढ़ा। लोहिया सीधे तौर पर कहते हैं अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ व्हील्स के अंदर
लोहिया कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जब भी पूरे इतिहास की बात करते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर कार्ल मार्क्स फोकस्ड है। तो मुझे लगता है कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो भी अधूरी है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हम कार्ल मार्क्स को भी हर चीज में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लोहिया का खुद का इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट इतना ज्यादा बड़ा था, लोहिया खुद इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, और लोहिया जब सोशलिज्म को अपनाना चाहते हैं और सोशलिज्म की बात करते हैं तो सीधे तौर पर कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज की ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव नहीं है, चाहे वो कम्युनिज्म हो या वो मार्क्सिज्म हो। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो हिस्ट्री है पूरी दुनिया की, उसको हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि समय के साथ साथ बदलाव बहुत जगहों पर आए, और हिस्ट्री को दो भागों में वो बांट के दो मेन प्रिंसिपल्स की वो बात करते हैं। सीधे तौर पर कहते हैं एक वो प्रिंसिपल है जिसमें हम समझते हैं कि किस तरह से पावर स्ट्रगल रही, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज हमेशा टॉप पे नहीं रहता, बदलती रहती हैं चीजें, कभी कोई टॉप पे गया और फिर वो नीचे आ गया, फिर कोई और टॉप पे आया। उदाहरण देता हूं, वही मुगल एम्पायर जो अकबर के समय में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स में से आता था, वो बहादुर शाह जफर के टाइम पे अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। तो आप समझिए कि किस तरह से बदलाव आता है समाज में। लोहिया यहीं पर कहते हैं कि समाज में ये बदलाव तब भी क्रिएट होते हैं जब एक पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आ चुकी होती है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की अगर बात की जाए या पूरी की पूरी एक सभ्यता की बात की जाए, जब आप बाहरी चीजों से मुक्त हो जाते हो, आप स्ट्रांग हो जाते हो, तो इंटरनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, कास्ट और क्लास जैसे इश्यूज जो है क्रिएट हो जाते हैं सोसाइटी में। तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है जो कि चलती रहती है। वो जब हिस्ट्री ऑफ व्हील्स के अंदर इन पॉइंट्स को लिखते हैं तो वो सीधे तौर पर बोलते हैं कि मैं पूरी दुनिया को जब समझने की कोशिश करता हूं तो जहां पर यूरोपियन थिंकर जो है उन्होंने सोशलिज्म को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, सोशलिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कुछ पर्टिकुलर एरियाज की या कुछ पर्टिकुलर जगहों के इतिहास के तौर पर ही समझाया है। हम जब भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर थिंकर अपने समय में जो चीजें घट रही हैं उसकी जगह पर उनकी बात करता है। प्लेटो अगर बात करते हैं एथेंस की, एरिस्टोटल एथेंस पे फोकस्ड है, मैकियावेली फ्लोरेंस के ऊपर फोकस्ड है। अगर हम बात करेंगे जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक लिबरलिज्म की जब बात करते हैं तो अपनी सोसाइटी को देखते हैं। गांधी जी ने क्रिटिज्म में क्या कहा था कि इंडिया को भी देखो जाके, भाई वहां क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे आपका देश क्या कर रहा है। तो आप इस तरीके से लोहिया के विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। तो वो एक न्यू फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को क्रिएट करना चाहते हैं, एक बिल्कुल ही अलग तरह की सोशलिज्म जहां पर डेमोक्रेसी को लेके भी वो अपने विचार रखते हैं, फ्रीडम को लेके अपने आइडिया रखते हैं। लोहिया के आइडिया जो है फ्रीडम पे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आइडिया है, क्योंकि लोहिया फ्रीडम की जो डेफिनेशन देके जाते हैं उनके हिसाब से फ्रीडम दो स्फेयर में होती है, एक प्रॉपर्टी, एक नॉन प्रॉपर्टी। तो जो नॉन प्रॉपर्टी फ्रीडम है, जो नॉन प्रॉपर्टी स्फेयर है, वो कंप्लीट फ्रीडम के तौर पर वो देख रहे हैं। आपकी खुद की आजादी है कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसको फॉलो करें किसको ना फॉलो करें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें किसको ना दें, यहां तक कि आपकी जो खुद की जिंदगी है उस पर आपका पूर्ण अधिकार है। आप चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, अगर आप चाहें तो आप सुसाइड तक कर सकते हैं। ये तक लोहिया कहते हैं, बड़े तौर पर एडवोकेट करते हैं इस चीज को। तो एक कंप्लीट सेंस ऑफ फ्रीडम इंडिविजुअल को देके जाते हैं, फ्रीडम की डेफिनेशंस को समझाते हैं, साथ ही जो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट है फ्रीडम के उसको समझाते हैं। किस तरह से जेएस मिल ने फ्रीडम के आइडियाज के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो विचार हैं, सारे के सारे जो आइडिया हैं, रोजू को हमने फ्रीडम के तौर पर फ्रीडम का झंडा लहराते हुए सुना और उनके विचारों को समझा। लोहिया सोशलिज्म के अंदर फ्रीडम की जब बात करते हैं तो ये फ्रीडम एक कंप्लीट फ्रीडम है। और देखिए कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म तो लोहिया के विचारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी। कैपिटलिज्म को जब लोहिया समझते हैं तो वो कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म आती है तो इंडिविजुअल की इकोनॉमिकल ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर देती है, क्लास सिस्टम को क्रिएट कर देती है, जैसे कि हमने पढ़ा बॉर्जवाज एंड प्रोलेटारिएट्स को मार्क्स के अंदर। वहीं ये कहते हैं कि जब कम्युनिज्म आती है तो कम्युनिज्म आवाज उठाने का हक ही बंद कर देती है। हम यूएसएसआर का उदाहरण देखते थे, रशिया आज का जो है, चाइना का उदाहरण हम देखते हैं, विरोध ही नहीं होते। भारत में आप देखते हैं कि सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, आंदोलन होते हैं, सड़कें रोक दी जाती हैं। क्या चाइना में ऐसा होता है? टाइमैन स्क्वायर का जो इंसिडेंट था वो हम सबको पता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, टैंक चढ़वा दिए गए थे। क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं होता, ठीक है। तो कम्युनिज्म के अपने ड्रॉबैक्स हैं, लोहिया इसको अच्छे से समझते हैं। तो जब सोशलिज्म का कॉन्टेक्स्ट इंडिया में लाया जाता है, सोशलिज्म को प्रोपाउंड करते हैं, तो लोहिया की सोच बड़ी अलग है। लोहिया एक न्यू फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को देते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए होगी, ना सिर्फ भारत के लिए होगी। लोहिया सीधे तौर पर कहते हैं कि यूरोपियन सोशलिस्ट जब बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए अपने अपनी जगहों पे सोशलिज्म को क्रिएट कर रहे हैं, पर मैं एक ऐसा सोशलिज्म का विचार देना चाहता हूं जिसको आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी अप्लाई कीजिए तो आपको वो वहां के हिसाब से प्रैक्टिकली करेक्ट नजर आए, ना कि किसी एक इंसान पे या किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये फोकस हो, ना ही किसी एक समाज की लिबरेशन की ये बात करे। तो इस तरह से लोहिया की जो सोशलिज्म है वो बहुत ज्यादा वाइड और अप्रोचेबल हमें नजर आती है एज कंपेयर टू अदर context of socialism.
तो ये लोहिया के कुछ ऐसे विचार हैं जिसको लोहिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट माना अपनी पूरी लाइफ में। उनकी जितनी भी राइटिंग्स मिलेंगी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लोहिया से रिलेटेड एक और बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद आया, बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट है लोहिया को लेके। लोहिया की मोस्टली जो भी राइटिंग्स आप पढ़ेंगे वो आपको इनकम्प्लीट सेंस में मिलेंगी, इनकम्प्लीट राइटिंग्स हैं। लोहिया खुद बोलते हैं कि जब आप कुछ भी लिखते हैं, कोई भी चीज आप बताने की समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो उसको कंप्लीट करने का एक अर्ज रहता है आपके अंदर, या उसको कंप्लीट करने का जो सेंस रहता है, वो एक्चुअली आपको ट्रुथ से दूर कर देता है, सच्चाई से दूर कर देता है। आप जब किसी बड़े इंसान की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर गांधी जी की अगर मैं बात करूं, या मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं, मैं सावरकर की बात करूं, तो हम बायोग्राफी से समझते हैं कि व्यक्ति पैदा हुआ और व्यक्ति मर गया, उसने बीच में क्या किया। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पैदा होने और मरने के बाद भी उसकी लाइफ कंटिन्यू रहती है उस फॉर्म में जहां पर उसके विचार आगे चलते हैं। तो लोहिया भी कहीं ना कहीं इन बातों के ऊपर फोकस करते हैं, और वो कहते हैं कंप्लीटनेस जो है अपने आप में आपको ट्रुथ से भटका देती है, इसलिए मेरी राइटिंग्स में मैं कभी कंप्लीटनेस को नहीं लेके आता हूं। मोस्टली उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी, वो उनकी स्पीचेस जो रही, या उनके जो आर्टिकल्स रहे, या बातें जो रही, उनको कंपाइल करके हम पढ़ते हैं, तो ये लोहिया के विचारों से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वाइड वो सोचते हैं, कहीं भी एक जगह फिक्स नहीं। और हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में लोहिया से ज्यादा महान चिंतक शायद कोई भी नहीं आया। लोहिया से ज्यादा जो है एक कहते हैं ना वाइड स्प्रेड में सोचने वाला थिंकर कोई भी नहीं था। हर थिंकर किसी मुद्दे को शुरू करता था और उसको खत्म कर देता था, पर लोहिया ने सोशलिज्म को जो शेप दी वो अनएंडिंग शेप है। ये लोहिया के जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। साथ ही अगर उनकी पर्सनल लाइफ को भी मैं आगे थोड़ा लेके जाऊं, जहां पर लोहिया प्रजा पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो आगे चल के लोहिया का फोकस इस बात पे रहता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपनी नींव जमा ली है, हर इलेक्शन में कांग्रेस ही जीतती है, इसका विरोध करना जरूरी है। बिकॉज कांग्रेस की सुप्रीमेसी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक ऐसे रूल में लाके खड़ा कर देती है जहां उसके आगे कोई ओपोजिशन ही नहीं है। तो 1962 में फूलपुर विधानसभा से नेहरू जी के खिलाफ लड़ते हैं, हार जाते हैं, पर 1963 में फाइनली बाई इलेक्शन के थ्रू वो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, और उसके बाद 1967 के अंदर जब चुनाव होता है तो वहां पर वो जीत जाते हैं। 1966 का जो समय है, 1967 ही सॉरी 1963 में वो जीत जाते हैं। 1966 आते आते लोहिया की तबियत बहुत खराब हो चुकी है, और अब वो समय नहीं है जब लोहिया पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रह सके चीजों में। परंतु लोहिया के विचारों ने जिस तरह की कॉन्शियसनेस क्रिएट की है, लोहिया अपने समय में और रहते हुए भी, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो या बाकी सारे चिंतक हो, और आज के जो आप लोहिया के फॉलोवर्स देखते हैं, चाहे आप मुलायम सिंह की बात करें या योगेंद्र यादव की मैं बात करूं, ये वो सब लोग हैं जो लोहिया के विचारों को प्रचलित करते हैं इनकी बातों में। स्पेशली अगर मैं मुलायम सिंह यादव की बात करूं, तो उनकी जो पार्टी है वो पूरी की पूरी लोहिया की एक आइडियोलॉजी, लोहिया की एक फिगर को लेके ही चलती है। योगेंद्र यादव लोहिया के ऊपर बहुत कुछ लिख चुके हैं, लोहिया उनके समय में क्या क्या बदलाव लेके आए, और आज लोहिया के विचार किस तरह से समाज को बदल रहे हैं, इसके ऊपर बड़े तौर पर लोहिया फोकस करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट में दो कॉन्टेक्स्ट को और मैं फॉलो करूंगा। 7 रेवोल्यूशन की बात लोहिया ने की थी, 4 पिलर सिस्टम्स की बात की थी। लोहिया जब इन विचारों को रखते हैं, तो ऑल दो इन विचारों को जब आप इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं, तो इनके जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको समझ में आती है कि किस तरह से लोहिया ने 7 रेवोल्यूशंस की जब बात की, तो किस तरह से आने वाले भारत की एक इमेजिनेशन लोहिया रखते हैं अपने दिमाग में। साथ ही मॉडर्नाइजेशन को लोहिया की जो क्रिटिक्स थी वो पूरी तरह से कंप्लीट क्रिटिक्स नहीं थी, बिकॉज टेक्नोलॉजी को लोहिया गलत नहीं मानते हैं, पर सीधे तौर पर ये बोलते हैं कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वो अपनी विलेज इकोनॉमीज का ध्यान रखे। तो गांधी जी के जो विचार थे, लोहिया उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे, और आने वाले भारत को लोहिया उसी तरह देखना चाहते थे जिस तरह से गांधी जी ने विचार रखे थे, आइडियोलॉजी रखे थे। लोहिया की बातों में ये साफ साफ नजर आएगा कि वो चाहते थे कि कांग्रेस गांधीयन आइडियोलॉजी को कंप्लीटली फॉलो करे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। नेहरू जी की वजह से मॉडर्नाइजेशन जो है एक पीक पे रही, चाहे हमने आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा, जो कि नेहरू जी के ही विचारों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी को अपनाने की जो उनकी बातें थी उसका एक रिजल्ट रहा। नैम की नीति नेहरू जी ने अपनाते हैं, और एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर आप किसी भी देश को डायरेक्टली फॉलो ना करो। पर यह सही है कि गांधी जी के जाने के बाद और उनके रहते हुए भी जब भारत आजाद हुआ, तो बहुत हद तक कांग्रेस ने गांधी जी का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया था। वो लोहिया ही थे जो गांधी जी के साथ पूरे समय में खड़े रहे, उनके जाने तक, और उनके विचारों को लेके चलते रहे। गांधी जी ने जिस प्रकार से विलेज इकोनॉमी, विलेज सफिशिएंसी की बात की थी,
लोहिया बहुत फाइनेस्ट तरीके से उस विचारों को आगे रखते हैं और विलेज इकोनॉमी किस तरह से भारत में स्टैब्लिश हो सकती है इसकी बातें करते हैं। तो आई विश स्टूडेंट के जितने भी पॉइंट्स आज लोहिया से रिलेटेड हमने डिस्कस किए वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही अपनी रीडिंग्स को भी आप अच्छे से फॉलो कीजिए और आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियोस हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।